हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज मैं जो आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ दैट इज़ अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। तो आपने जो फिजिकल केमिस्ट्री है इस सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें आपके पास जो टॉपिक हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री के हैं और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो आज हम पहली यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर नाम लिखा गया है थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मो का यहाँ पर मतलब जो है वो है हीट से। तो थर्मो मतलब होता है हीट। अब हीट क्या होती है आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। बेसिकली हीट इज एनर्जी इन फ्लो। जब ऊर्जा जो है जब फ्लो में होती है सिस्टम से बाउंड्री के बीच में, जब वो एनर्जी फ्लो करती रहती है तो उसको हम हीट कहते हैं। ओके, तो थर्मो मतलब हो गया हीट एंड द डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो आपके पास डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन और थर्मो का मतलब हो गया हीट। तो इसका मतलब है कि इमोशनल हीट इन मोशन। शुरू शुरू में क्या हुआ था, इस परिभाषा को बनाने वाले जो लोग थे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, क्योंकि हीट इंजन बनाए जा रहे थे, भाप इंजन वगैरह बनाए जा रहे थे। तो मैकेनिकल इंजीनियर उसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व थे। तो मुख्य रूप से इन्वॉल्व होने की वजह से उन इंजीनियर्स ने इसकी एक परिभाषा दी कि जब हम हीट से कोई मैकेनिकल वर्क निकाल लेते हैं देन वो हीट थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच होती है। तो फ्लो ऑफ हीट की बात हो रही थी। तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। हाँ, हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन होने को शुरुआत के समय में थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता था। लेकिन ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी मैकेनिकल इंजीनियर्स ने, क्योंकि वो लोग इंजन से यही काम ही करवाते थे। वो हीट इंजन से पानी उबालते और कोयले से धुआं वगैरह वेपर प्रेशर क्रिएट करते और उससे इंजन चलाते थे। तो इंजीनियरों के द्वारा दी गई डेफिनेशन था मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ हमने देखा कि इसमें सिर्फ हम मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्जन, मैकेनिकल वर्क में ही कन्वर्जन नहीं कर सकते। हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के और एनर्जीज़ में हम केमिकल चेंजेस का एनर्जी कर सकते, कन्वर्जन देख सकते हैं। हम इसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, अलग अलग तरह कन्वर्जन कर सकते हैं। सो एक मोर जनरल तरीका क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ एनर्जी चेंजेस accompanying all type of physical and chemical changes। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी का चेंज जिससे सभी तरह के बदलाव होते हो हमारे सिस्टम के अंदर। हम सिर्फ मैकेनिकल वर्क के बारे में ना बात करें, सभी तरह के जो बदलाव हैं उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखो भाई, ऐसा था कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को जब पढ़ते हैं तो आगे आप देखोगे कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। जैसे कि आपके पास फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी हो जाती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो जाती है। तो जब हम इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन संभव है कि नहीं है। मतलब आप कुछ पैरामीटर्स निकालो, उनका कैलकुलेशन करो, तो एक्चुअल में प्रयोग करने से पहले, उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप ये बता सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट होगा कि नहीं, ये अभिक्रिया होगी कि नहीं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा या इस प्रोसेस के होने के बाद हीट मिलेगी। कई प्रोसेस ऐसे होते हैं, कई केमिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं, रिएक्शंस, जिनको कराने के लिए आपको उसको हीट देना पड़ता है। आप टेस्ट ट्यूब में X और Y कंपाउंड मिलाते हो, लेकिन जब तक आप उसको गर्म नहीं करते हो बर्नर पर, तब तक वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, अपने आप शुरू हो जाती हैं। जैसे आप सोडियम को मिला दो पानी में, जैसे आप सोडियम को पानी मिलाओगे एक विस्फोट जैसा होता है। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। चूना ले आओ, पुताई करने के लिए चूना जो इस्तेमाल होता था, तो उस चूने को जैसे पानी मिलाते हैं तो उबलने लगता था पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इम्पोर्टेंस के रूप में आप देखोगे कि थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करके हम एक क्राइटेरिया, एक कुछ शर्तें जान जाते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। कोई केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अंदाजा क्या, एक हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा।
अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है कंसंट्रेशन, तो ये पॉसिबल है कि हम ये बता ले जाएं कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। वही बात मैं कह रहा था कि टेम्परेचर प्रेशर इस तरह के पैरामीटर का इस्तेमाल करके भी हम ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होने वाली है कि नहीं। Thermodynamics also determine the extent to which a chemical reaction can proceed before getting the equilibrium। मतलब ये क्या कह रहे हैं, देखो असल में होना क्या है, जितने भी तरह की रिएक्शंस होती हैं ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहे ऐसी बहुत कम होती हैं। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम ढूंढती है, एक ऐसी अवस्था जब हर चीज़ स्मूथ हो जाए। जैसे एक्स वाई में मिलके जेड मिल बन रहा था, तो एक समय ऐसा आता है कि इसमें एक प्रोसेस में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। सपोज आप पानी गिलास थे उसमें इंक मिलाओ, तो जब आप इंक डालोगे तो इंक पहले घुलती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है वो ज़्यादा समय लगे, कि पूरे ग्लास का रंग एक समान हो जाएगा। तो जिस समय इंक डाली थी उस समय तो उसमें इंक घुलनी शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे उसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा था कि ये हिस्सा ज़्यादा नीला है मान लो इंक कलर का, और ये हिस्सा कम नीला है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो इंक के मॉलिक्यूल पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, एंड दैट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से हम इस बात को भी बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन जब चलेगी तो इक्विलिब्रियम उसका कैसे आएगा, कब आएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। तो ये हम आपको थर्मोडायनेमिक्स की उपयोगिताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ लिमिटेशन, कि क्या थर्मोडायनेमिक्स एक अल्टीमेट थ्योरी है, इसके बाद हमें और कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये एक मैक्रोस्कोपिक थ्योरी है। मैक्रोस्कोपिक थ्योरी कहने का मतलब है कि ये थ्योरी बल्क अमाउंट पर काम करती है। आपने एक गिलास पानी लिया, मान लो 100 ml पानी लिया, 200 ml पानी लिया, तो उस बल्क 200 ml 250 ml के पूरे मास की स्टडी करेगी, पूरे वॉल्यूम की स्टडी करेगी। ये उस 200 ml पानी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करती। तो यही लिखा है कि द बल्क अमाउंट नॉट ऑन द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो एक एक मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, उस ग्लास में जब इंक घोला जाता है तो इंक का एक एक मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है, इस तरह की माइन्यूट थ्योरी की हम बात नहीं करते। हम बल्क नेचर की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, वेपर प्रेशर अगर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वेपर प्रेशर का कितना असर पड़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने के साथ क्या असर पड़ रहा है, प्रेशराइज करने, प्रेशर हटाने, प्रेशर घटाने से क्या असर पड़ रहा है। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक एक और ब्रांच है, आप कह सकते हो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है थर्मोडायनेमिक्स का। तो एक लिमिटेशन और, इट सजेस्टेड ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन नॉट इट्स रेट। मतलब थर्मोडायनेमिक्स से आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी, वो एंडोथर्मिक होगी, इसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन वो रिएक्शन किस स्पीड से होगी, उसका रेट क्या होगा, फास्ट होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर की होगी। आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री में इंट्रोडक्टरी रूप से ही सही पर आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई जाती है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन होनी है तो किस रेट के साथ होंगी, उनको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अगर वो रिवर्सिबल नेचर की है कि x + y z और z से फिर x y बन रहा है, तो इस प्रोसेस के इक्विलिब्रियम आने में कितना समय लगेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स इस बारे में कोई बात नहीं करता। ये एक तरह की इसकी लिमिटेशन है, इसी वजह से केमिकल काइनेटिक्स की हम लोग आगे स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो H2O बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला दें तो कितनी देर लगेगी वाटर बनने में। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का प्रोसेस स्लो होगा कि फास्ट होगा, इस बारे में हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बहुत कुछ हमें बता नहीं पाता, और इसलिए हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी की हम बात करें। देखो बच्चों, मेरा एक सुझाव आपके साथ है कि ये जो मैंने लिखा है ये इस हिसाब से लिखा है कि मैं आपको समझाऊं, और जो लिखा गया है इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लो,
ठीक है, तो आप समझते भी जाओ और वीडियो को रोक रोक कर बीच बीच में इन परिभाषाओं को अपने पास नोट भी करते जाओ। तो इस पूरे लेक्चर का, इन पूरी क्लासेस जो आने वाले समय में होंगी, उनका पर्पस यही है कि आप एक बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में आपकी टीचर आपको नोट्स डिक्टेट करते थे या नोट्स बनवाते थे, वैसा कुछ आपके साथ हो। तो आपको ये ना लगे कि ठीक है समझ में आ गया, पर लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे। तो वहाँ पर कोशिश की गई है कि एग्ज़ाम में आप अगर लिखना चाहोगे तो आपके पास परिभाषाएं होंगी, बहुत कुछ नहीं लिखना है आपको। साइंस के व्यक्ति हो तो बिल्कुल टू द पॉइंट आपके आंसर होने चाहिए, तो वैसे ही टू द पॉइंट आंसर आपको यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इनको जूम कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा और देन आप इसके बारे में इनको लिखते जाइएगा। तो व्हाट इज सिस्टम? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज चूजन फॉर थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज कॉल्ड द सिस्टम। जैसे कि आप मान लो पानी उबाल रहे हो बर्तन में, तो जो बर्तन के अंदर उबलता हुआ पानी वो आपका सिस्टम है, क्योंकि आप उस उबलते हुए पानी की स्टडी करना चाह रहे हो। ओके, सो सिस्टम क्या है? अब यहाँ पर देखो यूनिवर्स, अब थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स का मतलब हो गया कि सिस्टम के इर्द गिर्द जो भी कुछ है, या सिस्टम और अगल बगल जो भी आप देख रहे हो, इट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स में एक सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है, ये जो बर्तन है, पतीला है जिसमें पानी उबल रहा है, ये इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से यूनिवर्स का मतलब सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, जहाँ ग्रह पिंड होते हैं, पृथ्वी के बाहर की बात नहीं, ये सब कुछ, पृथ्वी भी उसका हिस्सा है। तो इस यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हमने चुना है अपनी थर्मोडायनेमिकल स्टडी करने के लिए, उसको हम सिस्टम कहते हैं। थर्मस ले लीजिए आप, अब आप थर्मस को लिया, आपने उसमें चाय भर दी, थर्मस को बंद कर दिया, और आप सोच रहे हो कि कितनी देर तक चाय गर्म रहेगी, कितनी देर बाद ये अपने आप ठंडी हो जाएगी। तो आप उसकी स्टडी कर रहे हो ना, आप बीच बीच में उसको खोल के चेक करते हो, थोड़ा सा चखते हो कि ठंडी तो नहीं हो गई, गर्म है। तो इस समय जब आप ये थर्मस की स्टडी कर रहे हो, तो ये आपका सिस्टम हो गया। आप उबलता हुआ पानी देख रहे हो, सिस्टम हो गया। चाय रखी है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो गई, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितनी देर में ठंडी होती है। गर्मी के मौसम में तेजी से ठंडी होती है कि जाड़े के मौसम में तेजी से ठंडी होती है। अगर आप इस तरह की स्टडी कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब है आपने यूनिवर्स में से उस चाय की प्याली को एज अ सिस्टम चुन रखा है। ओके, सो पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स विच इज चूजन फॉर थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज कॉल्ड द सिस्टम। ओके, सो नाउ व्हाट इज सराउंडिंग? द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स excluding the system is called surrounding। अब चाय की प्याली रखी है, उसके इर्द गिर्द जो पूरा कमरा है, ये सब सराउंडिंग है उसका। तो यूनिवर्स में हम दो हिस्से मान रहे हैं, एक हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, और सिस्टम के बाहर की जो चीज़ें हैं वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को कैसे हम अलग करेंगे? तो ये एक तो जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। क्या कोई बाउंड्री होती है? तो कई बार बाउंड्री विजुअल दिखती है, कई बार बाउंड्री दिखती नहीं, इनविजिबल बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री क्या हुई? बाउंड्री वो लिमिटेशंस होती हैं जो सेपरेट करती हैं सिस्टम को सराउंडिंग के साथ में। जैसे कभी कभी रियल बाउंड्री होती है और कभी कभी हम इमेजिनरी बाउंड्री की बात करते हैं। जैसे बर्तन है, बर्तन की स्टडी नहीं कर रहे हैं, उबलते हुए पानी की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पानी को उबलने के लिए बर्तन ने उसको रोक रखा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने बस हवा में पानी उछाला और इसको उबालना शुरू कर दिया। पानी को किसी बर्तन में रखोगे, तो जो बर्तन की बाउंड्री है उसने पानी को अपने अंदर कंटेन करके रखा है, तो वो रियल बाउंड्री। आप देख रहे हो कि हाँ देखो बर्तन बड़ा है, छोटा है, ग्लास लंबा है, बोतल बड़ी है, छोटी है, तो ये रियल बाउंड्रीज हैं। इमेजिनरी बाउंड्री क्या हुई? इमेजिनरी बाउंड्री जैसे मान लो आप किचन में काम कर रहे हो, तो आपने कहा बस इस किचन के अंदर क्या हो रहा है हम देखते हैं। तो ये हमारा बर्तन है, हमने सब्जी बनाई तो वहाँ से धुआं निकला और उस धुएं की कहाँ कहाँ फैला उस कमरे में, हम किचन में ही देख रहे हैं, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक इमेजिनरी सी बाउंड्री कुछ बना ली। इमेजिनरी मतलब आप अपनी तरफ से सोच लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है। ये किचन की जो दरवाज़ा है भले खुला है, लेकिन हम उस दरवाजे को एक बाउंड्री माने कि इसके बाहर तो कमरा शुरू हो जाता है, ये किचन के अंदर, ये यहाँ से किचन हमारा पूरा शुरू है। ठीक है, इस तरह से बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री की बात होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो इस डायग्राम में ये बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, उबल रहा है, तो ये हमारा सिस्टम है, पानी उबलता हुआ पानी सिस्टम है।
और सिस्टम के इर्द गिर्द ये जो कुछ भी है ये हमारी सराउंडिंग है, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ बाउंड्री है, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बर्तन के चारों तरफ हमने कुछ कवर कर रखा है। हाँ, बर्तन के ऊपर अगर ढक्कन रख दोगे तो फिर वो एक वैसी बाउंड्री बन जाएगी जिससे कि भाप बाहर नहीं जा पाती, तो वो रियल बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ सिस्टम्स। सिस्टमों के प्रकार के बारे में बात करनी है। अच्छा, तो देखा ये जाए तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिकल नज़रिए से देखे जाएं तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं जिनकी की हम बात करेंगे। और ये सिस्टम अलग नाम से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं। वहाँ पर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को हम एंसेम्बल्स कहते हैं, कैनोनिकल एंसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स कहते हैं, बट होती वो यही चीज़ें ही एक तरह से। तो जैसे हमारे पास एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, सो सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम की सबसे पहले बात करते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें बर्तन है, वही पानी उबल रहा है, इसके अंदर ये पानी गर्म हो रहा है। अब हम जब चाहें तो इसमें पानी मिला सकते हैं। उबलता हुआ बर्तन है, पानी उबल रहा, हमने 1 गिलास पानी और मिला दिया, तो वाटर तो कंटेंट वो H2O है, और साथ ही साथ बर्तन की दीवारों से हीट बाहर जा रही है। मान लो वो उसमें हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, लेकिन हीट अभी भी बर्तन की दीवारों से बाहर निकल रही है, बाहर भी निकल रही, भाप उठ रही है, तो भाप के साथ भी H2O मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं। तो अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज द मैटर एंड हीट विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम जहां एनर्जी भी अगर हम इसको बर्नर लगा दें तो गर्म करना शुरू कर दें, तो हमने सिस्टम को हीट देना शुरू कर दिया, हीट सप्लाई करनी शुरू कर दी। बर्नर बंद कर दो तो बर्तन की दीवारों से हीट बाहर निकल रही है। ऐसे ही आप भाप देख रहे हो उड़ती हुई, तो भाप उठ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं। और अगर आप भाप को अंदर अगर पानी और मिला दो तो आप कहोगे आपने मैटर को सप्लाई कर दिया। तो एन ओपन सिस्टम, एट ओपन पॉट हैविंग वार्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। देखो, बड़े आसानी से यहाँ से एनर्जी भी बाहर जा रही है और मैटर का भी एक्सचेंज हो पा रहा है। सबसे कॉमन सिस्टम होते हैं। जैसे एक कप चाय रखी हुई है आपके पास, अब आप देख रहे हो कि चाय से भी हीट बाहर निकल रही है और धुआं भी बाहर निकल रहा है। फिर किसी ने देखा, उसमें थोड़ी सी गर्म चाय और मिला दी, है ना, तो हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है और मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो दैट कैन एक्सचेंज द मैटर मतलब मास, मटेरियल, और हीट द सराउंडिंग इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। उसके बाद दूसरा क्या है, क्लोज सिस्टम। नाम है जैसा क्लोज सिस्टम, तो क्लोज फॉर व्हाट, क्लोज फॉर मैटर। अब आप उसमें कुछ चाय मिला नहीं सकते हो। जैसे एक कप चाय लिया और उसको ढक्कन से बंद कर दिया, तो ढक्कन से बंद करने से क्या हुआ, अब उसका भाप बाहर नहीं निकल पा रहा, उसमें आप बाहर से चाय नहीं ऐड कर पा रहे हो, लेकिन उसकी दीवारों से हीट अभी भी बाहर जा रही है। तो व्हेन सिस्टम एक्सचेंज ही एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट द मैटर, इट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। हीट का एक्सचेंज हो सके लेकिन मैटर का एक्सचेंज ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ओके, वो क्लोज सिस्टम होता है। जैसे वार्म वाटर है और कवरिंग उस पर लगा दी, उस पर ढक्कन रख दिया है, तो अब उसमें से हीट तो बाहर जा रही है। देखो, हीट उसकी दीवारों से तो बाहर निकल रही है, लेकिन जो ढक्कन है उससे उसमें ना आप मटेरियल ऐड कर सकते हो ना बाहर निकाल सकते हो। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ये बड़ा ही स्पेसिफिक सिस्टम है। अ सिस्टम दैट नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर हीट विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस, जैसे थर्मस की बात कर रहे हैं, आपने एक थर्मस लिया, उसको ढक्कन खोला, उसमें चाय भर दी और ढक्कन टाइट कर दिया। अब ढक्कन लगा हुआ है, इसलिए उसमें से भाप बाहर नहीं जा रही, और साथ ही साथ उसके दीवारों से हीट भी बाहर नहीं जा रही, जो कि थर्मस को बनाया ही ऐसा जाता है कि वो सराउंडिंग के साथ आइसोलेट हो जाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ये हो गए। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि सबसे ज़्यादा फेमिलियर हमारे कॉमन लाइफ में कौन दिखते हैं। कॉमन लाइफ में हम ओपन सिस्टम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही काम करते हैं। हमने चाय रखा तो हम हर बार तो ऐसा नहीं होता है कि चाय उठाया और सिप किया और फिर ढक्कन बंद कर दिया।
तो उसमें से भाप निकलती रहती है और उसमें हीट भी बाहर निकलती रहती है, ठंडी होती रहती है चाय कप में। और जैसे आप ढक्कन खोलोगे उसमें से फिर भाप निकल आएगी तो फिर तो ओपन हो जाएगा। क्लोज सिस्टम जहां हम कवर कर देते हैं, नॉर्मली खाना बनाया हमने, सब्जी गर्म रहे इसलिए उसको कवर कर दिया, भाप ना निकले, मतलब थोड़ा सा हम उसको कर देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम थर्मस, जो सामान्य रूप से हम इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल करते हैं जिस समय आप थर्मस खोलते हो उसमें से भाप निकलती है तो वो आपका एक ओपन सिस्टम बन जाता है। तो ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं। तो आपने डायग्राम के थ्रू देखा यहाँ ना हीट का एक्सचेंज होता है ना मैटर का एक्सचेंज होता है। ये 3 तरह के सिस्टम है। अब इसको बनाने का प्रयास किया गया, जैसे सिस्टम है तो अगर सिस्टम से ये 2 एरो दिखा रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ हीट और मैटर दोनों हो रहा है तो ओपन सिस्टम है। अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है बट नॉट मैटर तो क्लोज सिस्टम है। और अगर ना हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना ही मैटर का तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 और सिस्टम है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में कभी कभी हमें बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, खासतौर पर जब सोल्यूशन वगैरह पढ़ोगे, कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं। हिंदी में इसको समांगी कहते हैं। समांगी का मतलब होता है जिसका हर अंग एक समान हो। अंग मतलब हर हिस्सा। तो अगर आपने एक बर्तन लिया है, उस बर्तन में एक यूनिफॉर्मिटी है, मॉलिक्यूल की यूनिफॉर्मिटी है, तो आप कहोगे वो होमोजीनियस सिस्टम है। जैसे if it is uniform throughout, what is homogeneous system? A homogeneous system is a system which is uniform throughout. जैसे एक ही फेज इसके अंदर हो। जैसे आपने सोचो चीनी ली, उसको पानी में घोलना शुरू किया, तो जब चीनी थी तो चीनी सॉलिड थी और पानी तो लिक्विड था, लेकिन जब घोल दिया तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसमें आपको चीनी दिखाई नहीं पड़ रही है, वो चीनी भी पानी में घुल गई है। तो आपको सिर्फ एक ही फेज वहां दिखाई पड़ रहा है, लिक्विड फेज। सॉलिड फेज कुछ चीनी ही दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये हमारा एक होमोजीनियस सिस्टम हो गया है। ओके, सो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है, उल्टा होता है होमोजीनियस का। इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जैसे आपने चीनी ज़्यादा मिला दी, तो आपने घोला बहुत घोला, लेकिन फिर भी ग्लास के नीचे आपको थोड़ी चीनी दिख रही है जो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया, जहां 99% तो लिक्विड फेज है, लेकिन एक छोटी सी जगह पर सॉलिड फेज की चीनी है, तो दैट इज हेट्रोजीनियस उसको बना दे रहा है। या कहीं आप भाप उड़ती देख रहे हो, पानी उबल भी रहा है, लिक्विड भी है, उसकी भाप भी है, तो दोनों एक साथ मौजूद हैं, हेट्रोजीनियस है। अब जैसे मान लो आपने पानी में पेट्रोल मिलाने की कोशिश किया, तो है दोनों लिक्विड, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी डेंसिटी की अलग है। तो तेल में पानी मिला रहे हो तो मिक्स नहीं हो रहे हैं ठीक से, वो भी हेट्रोजेनिटी है एक तरह की। 2 डिफरेंट डेंसिटी के सॉलिड वहाँ पर है। 2 सॉलिड मिला दो तो खैर इनहोमोजेनिटी तो वहाँ साफ साफ दिखाई पड़ेगी, मिक्सर आप ले लिया तो इस तरह से। अब हमें कुछ पढ़ना है कि जब हम इस तरह से किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हमें कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी। तो जैसे एक चूँकि मैंने बताया है आपको कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की स्टडी करता है। हम माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मॉलिकुलर लेवल पर किस तरह की बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, इन सब का हम नहीं कुछ बात कर रहे हैं। हम बल्क की बात कर रहे हैं। ग्लास में पानी रखा है तो उसका वॉल्यूम कितना है, उस पर कितना वेपर प्रेशर काम कर रहा है, उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, उस पूरे ग्लास के पानी का टेम्परेचर कितना है, थर्मामीटर डिप किया, टेम्परेचर निकाल लिया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, अगली हेडिंग हमारी है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, अ सिस्टम हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बिल्कुल। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जहाँ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। 10⁻23 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, जो कि 1 मोल में होता है। तो आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। मैक्रो नॉट माइक्रो। ओके, सो इनकी हम लोग आगे इनको हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, मास कंपोजिशन, ये सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही तो हम किसी गैस के व्यवहार के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में कुछ बता पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम ना बता पाएँ कि क्या इसकी स्टेट है, क्या उसकी स्थिति है, किस तरह से काम कर रहा है।
सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अवस्था क्या होती है किसी थर्मोडायनेमिक्स में जब आप बात करते हो। तो देखो इसकी बड़ी अच्छी सी परिभाषा है, देखिएगा यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको आप नोट करिएगा अगेन। व्हेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज द सिस्टम इज सेड टू बी इन डेफिनिट स्टेट। जैसे हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति की स्वस्थ होने का कैसे आप उसकी स्वास्थ्य को मेडिकली आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। जैसे आप देखते हो ना फुल बॉडी चेकअप लोग कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप। तो फुल बॉडी चेकअप में क्या होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा जाता है, उनके ब्लड के अंदर जो डिफरेंट वाइटल्स हैं उनको देखा जाता है, वाइट सेल, रेड सेल, ब्लड सेल इनके बारे में देखा जाता है, बोन डेंसिटी देखी जाती है, उनका ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल देखा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। और उन सबकी परिभाषा, उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि अगर ब्लड प्रेशर इस रेंज में है, बॉडी मास इंडेक्स इस रेंज में है, लीवर फंक्शन टेस्ट इस रेंज में है, ब्लड काउंट इस रेंज में है, देन इट्स अ साइन ऑफ कि हेल्दी है व्यक्ति। तो हम किसी व्यक्ति के हेल्थ को मेडिकल लैंग्वेज में कुछ नंबर से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नंबर्स, कि ब्लड प्रेशर इस रेंज में, इंसुलिन शुगर लेवल इस रेंज में। तो वैसे ही किसी मैक्रोस्कोपिक की स्थिति को बताने के लिए हम कहेंगे कि भाई उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, उसका वॉल्यूम 100 सीसी है। तुमने प्रेशर का इस्तेमाल किया, टेम्परेचर का इस्तेमाल किया, वॉल्यूम का इस्तेमाल किया। आपने क्या किया, उसको गर्म कर दिया तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ के 50 डिग्री हो गया। तो फिर अब एक नए पैरामीटर आ गए, भले प्रेशर उतना है, भले वॉल्यूम उतना है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो तीनों का एक नया सेट बन गया। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 100 सीसी, टेम्परेचर 50 डिग्री। पहले क्या था, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 100 सीसी, टेम्परेचर 30 डिग्री। तो when macroscopic properties of system have certain specific values, the system is said to be in the definite state. I hope आप इसको recognize कर पा रहे हो. So if change in these macroscopic properties take place, the system is said to change into a different state. अगर इनमें से किसी एक में भी बदलाव आया तो हम कहते हैं कि उसकी एक नई अवस्था आ गई। जैसे प्रेशर उतना रहा, वॉल्यूम उतना रहा, लेकिन टेम्परेचर का बदलाव आ गया, तो अब ये जो पूरा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का सेट था, ये एक नई वैल्यू ले लेगा टी के ही चेंज होने मात्र से, तो इसको नई अवस्था कहेंगे। तो जैसे हम किसी सिस्टम की स्टडी जब बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, जब हमको सिस्टम मिला तो हमने उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नापा, तो वो हमारे लिए शुरुआती थी। तो इसको जो फर्स्ट स्टेट जिसको हम कहते हैं उसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। इनिशियल स्टेट मतलब जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस समय जो स्टेट थी वो इनिशियल स्टेट, और लास्ट स्टेट या फाइनल स्टेट कहते हैं जब हमने उस सिस्टम की स्टडी करनी बंद की। तो हमारे लिए इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या होता है, हमने जब शुरू किया तब इनिशियल, और जब हमने खत्म किया तब फाइनल। सिंस द चेंज इन स्टेट इज लिंक्ड विद द चेंज इन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल्स। क्योंकि देखा है हमने कि जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिनको हमने क्या नाम दिया था, अभी देखो इससे पहले हमने बताया था कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। और क्योंकि इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के चेंज होने से सिस्टम की अवस्था बदल जाती है, तो इसीलिए इनको स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। तो स्टेट वेरिएबल कोई नई चीज नहीं है। स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके वेरी करने से स्टेट बदल जाए, और ये होते क्या है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, कॉन्सेप्ट है ये कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आर द स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स आर नॉट कुछ नई चीज नहीं है, दे आर द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो जो चार महत्वपूर्ण, चार तो कहना खैर थोड़ा सा वो हो गया, आप इसमें मास को भी जोड़ सकते हैं। तो जो चार महत्वपूर्ण मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं उसमें एक कंपोजिशन होता है, वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है। आगे आने वाले समय में, अब ऐसे कंपोजिशन तो नॉर्मली हम लोग होमोजीनियस की ही बात करते हैं, इन जनरल एक अंडरस्टूड सा होता है कि हाँ सेम कंपोजिशन वाली बात हो रही है। और आगे आने वाले समय में इसमें एक और वेरिएबल जुड़ जाता है, इसको कहते हैं एंट्रोपी। जब एंट्रोपी जुड़ जाता है देन इट बिकम द फोर्थ
स्टेट पैरामीटर। तो हाल फिलहाल कंपोजिशन, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इनको हम स्टेट वेरिएबल, महत्वपूर्ण स्टेट वेरिएबल हैं जो कि हम लोग नॉर्मली स्टडी करते हैं। फॉर होमोजीनियस आइडियल गैस ऑफ 1 मोल PV एंड T आर रिलेटेड बाय अ रिलेशन PV इज इक्वल टू RT। अब देखो, अब ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन हमने ले लिया है। मान लो 1 मोल कोई यूनिफॉर्म गैस है तो वो है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन हम बनाते हैं, तो वो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV/RT, जिसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो PV/RT फॉर्मूले में आप देख रहे हो PV और T आपस में कांस्टेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, सो गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर। तो अगर हम इनमें से किसी 2 की वैल्यू फिक्स कर दें, सो इफ वी फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी 2 स्टेट वेरिएबल्स देन द थर्ड विल फिक्स टू। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, R कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर की वैल्यू आराम से निकल आएगी। लेकिन इस टेम्परेचर की वैल्यू जो निकलेगी वो उस प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से ही निकलेगी। तो PV क्या हो गए, PV को आपने फिक्स किया है, या मान लो PV या PT जो भी आप कहो, जैसे यहाँ पे देखो P और T को आपने फिक्स कर दिया तो आप V निकाल सकते हो। तो जिसको आप फिक्स कर रहे हो उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहोगे, और जो कि और जो उसी हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहें। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। बहुत लंबे लंबे लेक्चर मैं नहीं लेता हूँ, मैं नहीं इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उतना रिटेंशन नहीं रहता है, ये एक फैक्ट है। तो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारे पास होगा दैट विल बी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो आई होप ये आपको, आप इससे नोट्स बनाइएगा, आप इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ कुछ समझ में ना आए या किसी जगह पर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप अपने जो भी शेयर कर सकते हो, आप अपने जो भी थॉट है वो शेयर कर सकते हो, आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। अब होता क्या है कि कमेंट से हमें काफ़ी आइडिया मिलता है कि किस दिशा में हम अपनी प्रेजेंटेशन को ले जाएं, आपको कैसे हम इसके बारे में और अच्छे से चीज़ें डिलीवर कर सकें। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो साइंस है ये सब तक पहुँचे, इसकी थोड़ी एक्सेसिबिलिटी बढ़नी चाहिए। क्वालिटी का तो मैं बहुत ज़्यादा दावा नहीं कर सकता हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी जो कि मैं मुहैया करा सकता हूँ। तो ठीक है, चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, अगले लेक्चर में। एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।